हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो 500 हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आज हमारा इसमें डे 13 है। आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में दोस्तों अब केवल 14 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे हम लोग जो एक हमारा टारगेट था कि पेपर के 5 दिन पहले आपका जो करंट अफेयर का टारगेट है 500 का, उसको पूरा कराने का, उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरी तरह से निभाएंगे और 5 दिन के पहले हम लोग जो आपका 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अच्छी तरह से खत्म करेंगे। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले की जो 12 क्लास हो चुकी हैं उसको जरूर देख लें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। आप YouTube के अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन एक पास नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज सीधा अपने टॉपिक पे जाएंगे और आज हमारा 204 नंबर क्वेश्चन है। 203 क्वेश्चन अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं और लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग आर्थिकी का पढ़ चुके हैं। यानी दोस्तों अब तक हम लोग 230 प्लस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 233 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आते हैं 204 नंबर क्वेश्चन पे। आर्थिकी की जो क्वेश्चन थे 230 क्वेश्चन, वो बिल्कुल हम लोग सेपरेट किए हैं, उसमें ऐड नहीं किए हैं, तो उसको लास्ट में हम लोग समझ लेंगे। आते हैं 204 नंबर क्वेश्चन। 204 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 पे। हम लोग देखेंगे कि इसमें फ्रांस का एक स्टेटमेंट आया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने कहा है कि पेरिस समझौते का उल्लंघन करने वाले देशों से वो व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। यह फ्रांस का स्टेटमेंट है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट यह है कि जर्मनी ने कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कब तक? 2050 तक। तो ये जर्मनी का टारगेट है। इसने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये स्टेटमेंट सीधा पेपर में आ सकता है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक गठबंधन का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है आपदा लोच और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। आपदा लोच और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें आपदा लोच और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का शुभारंभ किया गया, तो स्टेटमेंट वो सही होगा। 205 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शांति वन पहल। हम लोग देखेंगे कि दक्षिण कोरिया की एक पहल है, साउथ कोरिया की। ऐसी पहल नॉर्थ कोरिया की हो ही नहीं सकती है, शांति उनकी टाइप की, तो ये साउथ कोरिया की है। इसमें टारगेट क्या है कि शांति बहाली के लिए पारिस्थितिकी बहाली, इसका टारगेट है कि पारिस्थितिकी बहाली करेगा। यानी इसको हम लोग देख सकते हैं, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है शांति बहाली के लिए पारिस्थितिकी बहाली, तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है। शांति वन पहल है किसकी? तो ये साउथ कोरिया की है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे आते हैं UNCCD COP 14, इसको देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि भारत के ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया था और फर्स्ट टाइम इसको आयोजित किया गया था। इसको ध्यान देंगे, भारत के ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया था। चूंकि ग्रेटर नोएडा में है और यूपी का पेपर है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए तो और इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अंतिम दिन दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। तो अब तक हम लोग ब्राजीलिया घोषणा पत्र देख चुके हैं, लखनऊ घोषणा पत्र देख चुके हैं और अब हम लोग देख रहे हैं दिल्ली घोषणा पत्र। तो दिल्ली घोषणा पत्र दोस्तों कब अपनाया गया? UNCCD COP 14 में, जो कि नोएडा में हुई है, उसी में दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों जो भी हम लोग कलेक्ट किए हैं, चाहे जिस भी सोर्स से किए हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट लगे हैं, केवल वही करंट अफेयर के हम लोग क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर इसको एक बार पूरा जो हमारा 13 क्लास है वो जरूर देख लेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान संस्थान। फिलीपींस की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित की गई है। ध्यान देंगे, एक तो ये इंटरनेशनल संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, और दूसरी इसकी पहली शाखा स्थापित की जा रही है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो यूपी में ही स्थापित की जा रही है। यही रीज़न है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का चयन क्यों किया गया है। अगला है अम्फान तूफान, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अम्फान तूफान ने पूरी तरह से बंगाल को डैमेज किया था, जिसमें नियर अबाउट 1000 करोड़ का पैकेज बंगाल को दिया गया था। तो आते हैं, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अम्फान चक्रवात जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पूर्वी भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए हैं। इसका नाम किसने रखा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अम्फान चक्रवात का नाम थाईलैंड ने रखा है,
ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला है हरिकेन डोरियन। यह भी एक चक्रवात है और यह भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि काफ़ी तीव्र गति से आया था। यह कहाँ टकराया था? तो यह बहामास से टकराने वाला है, बहामास से। तो आपको मैच कराने के लिए दे सकता है अम्फान, पूर्वी भारत, हरिकेन डोरियन, बहामास। अब ये बहामास कहाँ है दोस्तों? ये होमवर्क के तौर पे आप लिख लीजिए कि बहामास की लोकेशन एक बार आप लोग देख लेंगे। अगला आते दोस्तों, MMR अवार्ड से यूपी पुरस्कृत किया गया। क्यों पुरस्कृत किया गया तो देखते हैं। तो मातृ मृत्यु दर अवार्ड से यूपी को पुरस्कृत किया गया है। रीज़न है कि यूपी ने अपने इस बार जो मातृ मृत्यु दर है उसमें 30% की गिरावट की है। यानी हम लोग कह सकते हैं नियर अबाउट 1/3% की गिरावट MMR में यूपी ने की है। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 30% की गिरावट की है। यही रीज़न है कि यूपी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यही रीज़न है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। आते हैं 211 नंबर क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें देखेंगे कि जो यूपी का परफॉर्मेंस है, तो इसके परफॉर्मेंस में जो यूपी को रैंक मिला है वो पहला रैंक मिला है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो ग्रामीण योजना है उसमें यूपी ने सबसे अधिक घरों का निर्माण कराया है, आवासों का निर्माण कराया है। यही रीज़न है कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूपी को फर्स्ट रैंक मिला है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। तो पेपर में सीधे क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसको फर्स्ट रैंक मिला है, तो उसमें ध्यान देंगे कि यूपी को मिला है। अगला, आकांक्षी जिलों की रैंकिंग की गई है। किसके द्वारा? हाल ही में नीति आयोग के द्वारा की गई है। और इसमें देखेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक जो हम लोग आज पढ़े हैं उनमें अगर कोई इंपॉर्टेंट देखना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नीति आयोग ने किया है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक मिला है वो बीजापुर को मिला है, सेकेंड जो मिला है वो रीबोई को मिला है और थर्ड जो मिला है वो बहराइच को मिला है। अब बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें टॉप थर्ड में एक यूपी का जिला है। यही रीज़न है कि इंपॉर्टेंट है। और जो जिला है यूपी का वो बहराइच है, तीसरा स्थान इसमें मिला है आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में। रीबोई जो है वो मेघालय की है और बीजापुर जो है वो छत्तीसगढ़ का है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। आते हैं 213 नंबर क्वेश्चन पे, द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये एक बुक है दोस्तों। ये किसकी बुक है ये बताना है। तो ये एस जयशंकर की बुक है जो कि हमारे विदेश मंत्री रहे हैं, एस जयशंकर। 214 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड किस भारतीय को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है? किसने चुना है? जर्मन बुक ट्रेड ने किसके लिए चुना है? शांति पुरस्कार के लिए। किस वर्ष के? 2020 के। तो हम देखेंगे कि अमर्त्य सेन को चुना गया है। और अमर्त्य सेन हम देखेंगे पहले से ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं और ये भारत के अर्थशास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं। तो अमर्त्य सेन को चुना गया है। ध्यान देंगे कि जर्मन बुक ट्रेड ने 2020 का जो शांति पुरस्कार है वो अमर्त्य सेन को चुना है। आते हैं अगला, मौसम ऐप। दोस्तों ध्यान देंगे हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। और इसी में मौसम ऐप को लॉन्च किया गया। ये करेगा क्या? तो मौसम का पूर्वानुमान करेगा और चेतावनी प्रदान करेगा। यानी खराब मौसम है इसकी सूचना हमको पूर्व में दे देगा ताकि क्षति हमारी कम से कम हो सके। तो मौसम ऐप करेगा क्या? ये तो सब कुछ मार देगा, यानी ये कोई भी बंदा टिक मार देगा। लेकिन किसने? तो हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया है। किस अवसर पे? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पे। अगला आते हैं मनोदर्पण पहल। दोस्तों जो मनोदर्पण पहल है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हाल ही में इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये पहल काम क्या करेगा? मनोदर्पण पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। हाल में हम लोग देखेंगे कि छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ गई है, यानी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार छात्र बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यही सोच के मनोदर्पण पहल लाई गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। किस लिए? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। दोस्तों अगर हम आपको
किस लिए लाई गई है, अगर ये पता रहा तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मारना आपके लिए आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अगला आते हैं दोस्तों इस्तांबुल समझौता। इस्तांबुल समझौता से हम लोग देखेंगे हाल ही में पोलैंड अलग हुआ है और यही रीज़न है कि इस्तांबुल समझौता इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम लोग देखेंगे इस्तांबुल समझौता है क्या। तो जो दोस्तों इस्तांबुल समझौता है वो क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से रोकने से संबंधित है कौन? इस्तांबुल समझौता। और कौन सा देश इससे अलग हुआ है? तो पोलैंड अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं महिला एशिया कप 2022। देखेंगे ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो जो एशिया फुटबॉल संघ है उसने इस बार 2022 की जो मेजबानी दी है वो भारत को दी है, भारत को दी है। और बहुत अरसे बाद हम लोग देखेंगे कि 1979 के बाद, यानी लगभग 42 ईयर के पश्चात, लगभग 42 ईयर के पश्चात भारत को मेजबानी मिल रही है। तो इतने लंबे समय के पश्चात भारत को मेजबानी मिल रही है, यही रीज़न है कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात है कि एशिया लेवल का एक फुटबॉल हम कह सकते हैं खेल हो रहा है और उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, यानी नेतृत्व एक तरह से इस बार का भारत कर रहा है। तो ये भी रीज़न है इंपॉर्टेंट होने की। अगला आते हैं, एक लेडी है, उनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स, ये लेडी क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान देते हैं। हाल ही में कैथी ल्यूडर्स को नासा ने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। यानी नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का इनको प्रमुख बनाया है और ऐसा होने वाली, यानी प्रमुख बनने वाली, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला है। एक तो ये प्रथम है, दूसरी ये महिला है, तीसरी ये नासा जैसे स्पेस प्रोग्राम की, हम कह सकते हैं कि जो स्पेस एजेंसी है उसकी ये प्रथम महिला है। तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कैथी ल्यूडर्स, याद रखेंगे दोस्तों, कैथी ल्यूडर्स। 220 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। हालांकि इंपॉर्टेंट सब दोस्तों है, लेकिन अगर हम लोग इसमें से भी इंपॉर्टेंट खोजें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। हम लोग देखेंगे अभी अगस्त में इनकी डेथ हो गई है, अगस्त में इनकी डेथ हुई है, यानी मृत्यु हुई है। हम लोग ध्यान दें कुछ इनके बारे में फैक्ट को, तो ये पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला था और उसके ठीक लगभग 10 साल के बाद, यानी हम लोग के लिए 2019 में इनको भारत रत्न मिला। भारत के राष्ट्रपति के पद पर ये सन 2012 से लेकर 2017 तक काबिज रहे। 2 बार ये वित्त मंत्री बन चुके हैं और 1 बार रक्षा मंत्री और 1 बार विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। और ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ फैक्ट था दोस्तों, इसको जरूर देख लेंगे। आगे आते हैं अवनी दोषी, जो कि भारतीय मूल की एक दुबई में रहने वाली एक महिला है। इनका नाम है अवनी दोषी। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज में है, इसको देखते हैं। तो इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है बर्नट शुगर। बर्नट शुगर। ये अवनी दोषी को बुकर पुरस्कार 2020 हेतु जो अभी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई है 13 लेखकों की, उनमें इनको शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, बुकर पुरस्कार 2020 को दिया नहीं गया है, लेकिन देने के लिए जो एक शॉर्ट लिस्ट पहले तैयार की जाती है जिनमें 13 लेखकों को इस बार शामिल किया गया है, उनमें एक नाम अवनी दोषी का भी है। आते हैं 222वें नंबर क्वेश्चन पे, और ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। अगस्त 2020 में किन 3 क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ध्यान देंगे दोस्तों, किसके? आईसीसी के। तो ध्यान देंगे, हॉल ऑफ फेम में जिन 3 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है उनमें एक भी इंडिया के नहीं है, लेकिन एक उसमें से पाकिस्तान का है। यही रीज़न है कि ये इंपॉर्टेंट है। जहीर अब्बास वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। लिसा स्टॉलेकर जो कि महिला खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये सेकेंड है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, ये थर्ड है। तो इसमें जैक कैलिस शामिल है, लिसा स्टॉलेकर शामिल है,
जहीर अब्बास शामिल है जो कि पाकिस्तान के हैं, इसमें कोई इंडियन नहीं शामिल है। यही रीज़न है कि ये इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के बारे में देखते हैं। हाल ही में इसको सभी जिलों मतलब कुल 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति में बोला गया है कि सभी जो 75 जिले हैं उनमें इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी और लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर का प्रोग्राम जो है, आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग देखेंगे लगभग 250 नंबर क्वेश्चन खत्म करेंगे। हालांकि अगर हम लोग आर्थिकी के क्वेश्चन को जोड़ दें तो हमारा 50% टारगेट पूरा हो चुका है और हम लोग कल से 250 जो क्वेश्चन है उसको ख़त्म कर देंगे। हालांकि हमारा 50% काम पूरा हो चुका है। हम लोग 470 और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 250 और 222 के करीब में हो चुका है और जो बचा है वो आगे 5 दिन पहले जो टाइम दिया गया है उसके पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।